चलो बेटा, कल हम लोगों ने जेनेटिक्स स्टार्ट किया था और हम लोगों ने कल नहीं बल्कि परसों किया था, जिसमें हम लोगों ने मोनो हैबिट लॉस पढ़ लिया है और मैंने कल आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके एक्सेप्शन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी बता दिया था। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा आप लोगों को। एक बार आप लोग जल्दी से बच्चे रिवाइज कर लो, ठीक है? और किसी का कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है वो। इसके बाद हम लोग अगले कंटिन्यू करेंगे। तो जेनेटिक्स आपको पता है कितना अच्छा यूनिट है। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस के बारे में, वेरिएशन, सही है। हम लोग पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने क्यों मटर के प्लांट को चुना, भाई क्यों उन्होंने सोचा कि मटर का प्लांट को हम लें। इसके बाद हमने देखा कि 7 कैरेक्टर थे मटर के प्लांट में, सही है। इसके बाद हमने देखा 14 ट्रेट थी, जिसमें डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, सही है। और हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा। तो यहां से हमें ये पता लगा मोनो हैबिट क्रॉस का मतलब ये उन्होंने बताना चाहा था कि सिंपल सा कि जब अगर कोई एक तरफ क्या है बेटा टॉल प्लांट लिया, एक तरफ क्या लिया डार्क प्लांट लिए, तो उन्हें F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली। कौन सी मिली? हेटेरोजाइगस कंडीशन। और जिसमें वो प्लांट लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो कर रहा था, इसीलिए वो क्या कैसा था? टॉल। अगर उसका फिनोटाइप देखोगे तो कैसा था? टॉल था। लेकिन उसके अंदर एक एलील कौन सा था? ड्वार्फ वाला। लेकिन वो किस केस में था? रिसेसिव, यानी कि वो अपना कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा था। इसलिए हमें प्लांट सारे टॉल मिल रहे थे और मेंडल सोचे कि भाई ड्वार्फ वाला कैरेक्टर कहां गया। लेकिन जब उन्होंने सेल्फिंग कराई तो उन्हें मिला 1/4 मिले कौन से? टॉल, और 1/2 मिले मतलब बीच वाले जिसके पास हेटेरोजाइगस कंडीशन थे टॉल ही, और 1/4 मिले ड्वार्फ वाले, ठीक है। ये हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम लोग अगर हम कंडेंसेशन करें तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन से हम बता सकते हैं a+b का होल स्क्वायर। ये भी हमने कल देखा था, ठीक है। हमने देखा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में ये पता लगा कि अगर मान लिया किसी के फादर कैसे हैं बेटा? लंबे हैं, और मम्मी कैसी हैं? गंठी हैं, तो बच्चे हो सकता है सारे लंबे हो जाएं। लेकिन बच्चे की जब अगली जनरेशन आएगी और उसमें मम्मी पापा दोनों लंबे हैं, फिर भी बच्चा गंठा हो सकता है। उसका ये रीजन है कि उसके अंदर एक एलील भी प्रेजेंट है, जो कौन सा वाला है? मम्मी वाला। हाँ, ठीक ठीक। तो यहाँ पे हमें ये पता लगा कि लगभग जो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया, उसका मतलब था कि सिंपल सा इसको करने के बाद उन्होंने 2 लॉ दिए थे, जिसमें एक दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वहां पे एक एलील जो होगा डोमिनेंट वाला, वो क्या करेगा? अपना कैरेक्टर इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा, कल मैंने आपको ये भी बताया था, आज मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। आखिर ऐसा होता ही क्यों है कि कैपिटल वाला टी है वो डोमिनेंस शो करता है? आप भी तो बोल सकते हो ना, ऐसा क्यों होता है? भाई एलील तो दोनों हैं। तो सिंपल सा अगर मैं आपको वैसे बताऊं, नॉर्मली में पढ़ाऊंगा अभी, भाई ये होता है एवोल्यूशन की वजह से। जैसे आप लोग बताओ एवोल्यूशन हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग जिस हैबिटेट में रहते हैं उस टाइप से हमने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है। जैसे एक बार बताओ, जब हमारे पास दोनों एलील हैं, एक अपना कैरेक्टर शो कर रहा है और एक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है, आपने देखा होगा 2 भाई होते हैं, अगर एक भाई दोनों भाई स्टार्टिंग से एक ही स्कूल में पढ़े हैं, अच्छे स्कूल में, और दोनों भाई एक जैसे बिल्कुल ठीक ठाक है पढ़ने में, लेकिन आपने देखा एक टाइम पे आके हो सकता है कि एक सक्सेस बिल्कुल ना हो तो एक सक्सेस बहुत ज्यादा हो जाए। हो सकता है ऐसा हो, एक सक्सेस बहुत ज्यादा हो जाए, एक सक्सेस बिल्कुल ना हो। तो उसके साथ में कुछ ऐसा परिवर्तन रहा होगा जो वो उसने मेहनत तो की लेकिन सक्सेस उतना नहीं हो पाया। जैसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे कि लोग मेहनत करने के बाद भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते, और कोई भी लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने के बाद बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। उन्हें एक ऐसी सीढ़ी मिल जाती है, एक तरीका मिल जाता है जहां से वो चलते रहते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। कोई लेकिन मेहनत चाहे बराबर के दोनों कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सक्सेस उतने नहीं हो पाते। ऐसी मैं आपको इसी थ्योरी से पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, हालांकि जो कैपिटल वाला टी होता है वो अपनी डोमिनेंस शो क्यों करता है, उसका क्या रीजन है, ठीक है, वो पढ़ेंगे आज हम। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कोडोमिनेंस के बारे में, जहां पे हमें ब्लड ग्रुप का बताया था मैंने। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्यों करवाया मेंडल ने, उनका क्या समझने का, वो क्रॉस को करवा के क्या समझना वो चाह रहे थे, वो भी हम आज पढ़ेंगे, ठीक है।
तो पहले जल्दी से आप लोग एक बार रिवाइज कर लो, उसके बाद तब तक बच्चे आ जाएंगे सारे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो भी बच्चे रहेंगे पढ़ो एक बार। ये यहाँ पे क्या लग रहा है, मेला लग रहा है क्या? मेला, ये वही वाला मेला है इसमें। अब वो वाला नहीं कर रहा है, तुम गलत समझा है, मतलब ये वाला मेला है ना इसमें क्या? ये वो वाला नहीं है, यहाँ पे चार्ज लगता है ना अंदर जाने के मेला, पैसे लगते हैं ना। आप लोग आते हैं मेला घूमने? कैसे? तो हाँ, तुम लोगों ने वो फोटो भी मैंने देखे थे, वो महेंद्र सिंह धोनी के साथ थे पुतले खड़े कर दिए थे। हाँ, धोनी था उसमें और कौन था, विराट कोहली था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में कंधे, उसने कोई एक्ट्रेस के साथ, ऐश्वर्या राय थी, कौन थी? हैं? इसका कितने का मिलेगा? 20 रुपए जाने का। और अंदर जो खाओ वो उसका उतना अलग हुआ। हैं? सही, चलो एक बार आएंगे मेरा, ठीक है। अब भी आएंगे, मैं भी आऊंगा, एक बार देख लूंगा क्या यहाँ पे देखा नहीं है, पीलीभीत से निकल गए तो आने को मिलेगा ही नहीं कभी। लेकिन हमारे लिए तो फेरी पास ही मिला था, तब भी नहीं आए थे। अब की भी शायद इन्हें मिलेगा तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों को मिलता है ना, ये जो यहाँ टर्मन के लोग हैं, इनके लिए मिलते हैं फ्री पास, जा सकते हो कितनी बार। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं ना थोड़ा सा, एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, इसके बाद हम लोग ले पढ़ेंगे। यहाँ देखो बेटा, ये बताओ, अब समझ लो पहले, मैं कहते एकदम शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग वैसे पता है सब कुछ। सबसे पहले हमने पढ़ा था मोनोहैबिट क्लॉज, कौन सा पढ़ा था? मोनोहैबिट क्लॉज। इसमें हमने एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाया था, सही है। जिसमें बेटा एक बात और, एक तरफ थे टॉल और एक तरफ क्या था, ड्वार्फ। हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमें क्या मिली थी? हेटेरोजाइगस कंडीशन मिली थी कैपिटल टी स्मॉल टी। और ये कौन सी कंडीशन थी बेटा? हेटेरोजाइगस। ये हमने देखा था। यहाँ में ड्वार्फ वाला कैरेक्टर नहीं मिला था, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो ये कर रहे थे। सेल्फिंग कराई और हमें जो उसके बाद मिला वो क्या मिला? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, जिसका रेशियो हमने देखा तो हमने देखा जीनोटाइप देखा तो 1:1 और फिनोटाइप देखा तो 3:1। यानी कि ये तीनों होंगे कैसे? टॉल। कैसे होंगे बेटा? और ये वाला कैसा होगा? ड्वार्फ। ये आप लोगों को पता है। ये था मोनोहैबिट क्लॉज, सही है। जहां में से अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हम लोग बोल सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, जो हमने कल देखा था, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने कहा था मोनोहैबिट क्लॉज हुआ और मेंडल ने उसी टाइम दो लॉ दिए थे, जिसका एक का नाम क्या है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस, सही। और एक का नाम क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। ये था। अब आप लोग ये बताओ, चलो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, सही है, तो ये कैपिटल टी आपको पता है डोमिनेंट केस है किसका? टॉल का। और स्मॉल के लिए हम क्या लगाते हैं? ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये इसके ऊपर क्या शो कर रहा है? डोमिनेंसी। यानी कि ये प्लांट हमेशा कैसा दिखेगा? टॉल। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग ये कैसे पता लगाओगे, अगर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर डोमिनेंस टॉली वाला क्यों होगा, तो बेटा आप लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन में देख सकते हो बड़े आराम से। मोनोहैबिट क्लॉज कराओ, F1 जनरेशन में जो जैसा दिखे, अगर ड्वार्फ दिख रहा है तो उसका डोमिनेंसी क्या होगा? ड्वार्फ होगा। अगर टॉल दिख रहा है तो डोमिनेंट कैसा होगा? टॉल होगा। समझ गए हम लोग? इसके बाद देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कहता है बेटा कि अगर गैमीट का क्या होता है, जब गैमीट फॉर्मेशन होता है तो आपको बताया दोनों एलील क्या हो जाते हैं? सेपरेट। क्या हो जाते हैं? यानी कि एक एलील मिलता है एक सेल को, दूसरा एलील मिलता है एक सेल को। यानी कि 50%। ये वही हिसाब हो गया जैसे हम लोगों में हेटेरोगैमेटी होती है, तो हम लोगों में 50% स्पर्म बनते हैं एक्स वाले और 50% बनते हैं वाई वाले। यानी कि अगर 23 पेयर क्रोमोसोम है तो इनमें 1 सेट एक सेल में और 1 सेट एक सेल में, ऐसा ही होता है। तो जब वो होते हैं तो आपको पता है एलील भी क्या हो जाएंगे? सेपरेट।
एक एलिल एक सेल में और एक एलिल एक सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देख लिया बेटा। इसके बाद मैंने ये देखा था, यहाँ पे देखो मैंने बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसका एक्सेप्शन कौन सा है, क्या है बेटा? तो इसमें पहला था तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जेनेटिक्स किसी को भी कठिन लगती हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है समझ के, तो जेनेटिक्स सबसे आसान है। यहाँ पे बस चीजों को समझना होता है थोड़ा सा। बच्चे बस समझ नहीं पाते कि जीनोटाइप क्या रखते हैं, जीनोटाइप का रेशियो इतना होता है। भाई जीनोटाइप का मतलब होता है कि अंदर का रेशियो, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एलील कैसे है उसके अंदर। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, वो दिख कैसा रहा है बाहर से, वो उसका फिनोटाइप होता है, सही है। इसके बाद देखो एक्सेप्शन में था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और बेटा दूसरा कौन सा था? कोडोमिनेंस। अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। तो मैंने कहा था यहाँ पे, अभी यही समझो बेटा, एक फ्लावर है, कौन सा? डॉग फ्लावर। कौन सा है? यहाँ पे मैंने कहा था इन्होंने एक तरफ किया कैपिटल आर, एक तरफ लिया। अब यहाँ कैपिटल आर बनाओगे, यहाँ क्या रखोगे? स्मॉल आर। यहाँ हेटेरोजेगस कंडीशन है कि कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये देखो अगर ये लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता तो ये कैसा होता बेटा? रेड होता। कैसा होता? रेड होता। जैसे यहाँ पे टॉल था, ऐसे यहाँ पे रेड होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? रेड नहीं था, कैसा था? पिंक था। अब तो मेंडेल के चक्कर में कि ना तो रेड आया ना ही व्हाइट आया, कैसा आया? पिंक आया। और जब इन्होंने सेल्फिंग कराई, क्या कराई बेटा? तो इन्हें मिला, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी कि इन्होंने देखा ये रेड थे और ये कैसे थे? पिंक थे। और ये कैसे थे? व्हाइट। यानी कि यहाँ पे फिनोटाइप भी 1 to 1 रहेगा और जीनोटाइप भी क्या रहेगा? 1 to 1। ये था तुम्हारा क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अच्छा, इसका मतलब देखो तीसरा हमारा आता है, जो आता है वो कोडोमिनेंस। क्या आता है बेटा? कोडोमिनेंस में और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डिफरेंस क्या है? देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि जो डोमिनेंसी है वो कंप्लीटली शो नहीं हो रही है। कैसे हो रही है? इनकम्प्लीट। और कोडोमिनेंस का मतलब है कि दोनों ही एलिमेंट कैसे शो कर रहे हैं? डोमिनेंस शो कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस है, समझ गए? अब हम लोग यहाँ पे, मैंने कहा था, अब यहाँ पे आता है जब ये वाला था इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा मैडम ने, तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। आपको ये बात पता है कि अगर एक एलील कैपिटल टी है और एक एलील स्मॉल टी है, तो वहां पे अपना कैरेक्टर शो कौन करेगा? कैपिटल टी। यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंसी शो करता है जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो, सही है। यानी कि अगर टॉल और डार्क का एलील है तो कैसा रहेगा? अपना टॉल रहेगा। लेकिन अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा होता क्यों है कि जो कैपिटल वाला है वही अपने कैरेक्टर शो करता है, स्मॉल वाला कैरेक्टर शो क्यों नहीं करता है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। यानी कि डोमिनेंस का पहली बात तो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहाँ पे सिंपल भाषा में समझो आप लोग, जो मैं आपको बता रहा हूँ किताब तो हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहले तो ये बताओ डोमिनेंसी का मतलब क्या होता है। भाई डोमिनेंसी का मतलब ये होता है सिंपल भाषा में कि कोई जीन है, क्या है बेटा? जीन है, वो सिंपल से ट्रांसक्रिप्ट करवा रहा है, यानी कि एमआरएनए बनवा रहा है, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। अब आप लोग बताओ, अब वो प्रोटीन बन रहा है तो इसका मतलब वो अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है, और जो फिनोटाइप हमें किसी एनिमल में दिख रहा है वो दिख रहा है। अगर जो डोमिनेंसी शो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं वो सही से ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता होगा, और ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता होगा तो उसका मतलब वो उसका एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और जब वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसका कैरेक्टर शो नहीं होंगे। यही तो बात है सिंपल सा। अब आपके मन में सर ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी मतलब वो एक्सप्रेशन शो क्यों नहीं करता है, ये भी तो पूछना चाहिए। तो इसका ऐसा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किसी किताब में नहीं लिखा है, आप लोग कहीं भी देखना। इसका ऐसा नहीं क्योंकि कोई जेनेटिक कारण हो कि वो क्यों नहीं करता है। इसका सिंपल सा ही कारण है बेटा, जो मुझे लगता है, पहला लगता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या लगता है? इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब होता है आसपास के फैक्टर। दूसरा मुझे लगता है कि हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है, भाई हमारे अंदर वही कैरेक्टर डेवलप हुए जिसमें हमने रहना स्टार्ट कर दिया, जहां पे रहना स्टार्ट कर दिया दूसरे कैरेक्टर हमें डेवलप नहीं हुए। वो भी एक काम हो सकता है किसका? रिसेसिव का। जैसे आपने इवोल्यूशन पढ़ा था तो आपने देखा था जिराफ की गर्दन लंबी क्यों हो रही थी लगातार? भाई गड्ढे वाले जिराफ क्यों बंद हो गए थे? क्योंकि हमने लंबी गर्दन वाले सर्वाइव कर रहे थे वहां अच्छे से, और छोटी गर्दन वाले सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। और जब लंबी गर्दन वाले सर्वाइव करते गए तो एक टाइम ऐसा आया कि लंबी गर्दन वाले ही रहने लगे। ऐसी जो रिसेसिव एलील होता है, हो सकता है वो ऐसा एंजाइम बना रहा हो
जो पहली बात तो हमारी बॉडी में किसी काम का नहीं है, तब भी हम बोल सकते हैं। या उस एंजाइम की इतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी एफिशिएंसी किसकी होती है, डोमिनेंट वाली की। समझ गए। तीसरा, अगर मैं और कोई कारण बताऊं तो मैं बोल सकता हूं कि जो रिसेसिव वाला एलील होता है वो बेसिकली वो प्रोटीन बना ही नहीं रहा है जो उस कैरेक्टर के लिए यानी कि उस इंप्रेशन के लिए चाहिए। आया समझ में। जैसे अगर वो एंजाइम भी बना रहा है तो वो कैसा है, बहुत उसकी कोई कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है वो। दूसरा, या तो वो बना ही नहीं रहा है। भाई ऐसा होता है, मैंने आपको बहुत बार डायग्रेशन आप लोग पढ़ चुके हो कि हमारी बॉडी में वो वाले ज्यादा एक्टिव चीजें रहती हैं जो हम ज्यादा यूज करते हैं। भाई अगर कोई आप लोग सोचो, अगर आप किसी का यूज बिल्कुल नहीं करोगे तो वो हल्के हल्के एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा, उसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपने देखा है, आप लोग सीधे हाथ से लिखते हो तो आप लोग बताओ मैं हाथ से क्यों नहीं लिख पाते, हाथ तो दोनों बराबर है ना। और जो ब्रेन है हमारा, हाँ बात सही कह रहा है, ब्रेन है जो हमारा वो सिग्नल दोनों हाथों को दे रहा है, लेकिन हम लोग हाथ से क्यों नहीं लिख पाते, नहीं लिख पाओगे क्योंकि हमने बेटा लिखा ही इसी हाथ से। सही है। जैसे रैंडमली अगर मैं ये फेंकूं तो बच्चा 100% इसी हाथ से पकड़ेगा, इस हाथ से नहीं पकड़ेगा, क्योंकि अब यही कारण है यहाँ पे बस कि जिसकी डोमिनेंसी का मतलब होता है जो कैरेक्टर इवॉल्व हुए हैं वो एलील अपना कैरेक्टर शो करने लगता है, और जो कैरेक्टर इवॉल्व नहीं हुए वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है। बस यही होता है डोमिनेंस और रिसेसिव में। तो हम लोग देखेंगे किताब में क्या लिखा हुआ है, वही समझते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग निकालो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जस्ट नीचे है। देखें तो देखो, अरे क्या पढ़ रहा है पहला कुछ भी चला था। क्या देखना चाह रहा बताओ, ये देखना चाह रहा ऐड बहुत तगड़ा था। क्या दिखा रहा है ये बीटी प्लस तो देखो मेरे तरफ देखो अच्छा ये बीटी प्लस क्या है, कैमरा है, देख लो आप लोग। A1 फोटो एडिटर इसके पढ़ रहे हैं, आपने देखा नहीं है, कुछ लोग उससे बहुत फोटो पे लेते हैं, वो क्या होता है स्नैपचैट। ऐसा फोटो देखते हैं तो अच्छा लगता है, स्नैपचैट पे ऐसा होगा फोटो अच्छा जाता है ना। वो मेरी भी आदत बन गई है, पता नहीं मैंने इतना डाउनलोड इसीलिए किया है फोटो के लिए खाली, बगैर मुझे कोई मतलब नहीं। और बहुत लोग होते हैं उसे भेजते रहते हैं, पता नहीं क्या, मैं कभी नहीं दिखता, बस खाली फोटो करता हूँ तभी देखता हूँ चैटिंग रहती है लेकिन मुझे करनी नहीं है ना किसी को, वो किससे करूंगा भाई। यहाँ देखो, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, सब पढ़ लिया ना। आजकल बेटा इतने ऐप आ रहे हैं ना कि तुम लोग पता लगा के थक जाओगे लेकिन पता नहीं लगा पाओगे। इतने सारे ऐप आ रहे हैं यही सब के एडिटिंग चैटिंग के, समझ रहे हो। तो खाली व्हाट्सएप में नहीं होता, पता नहीं क्या क्या होता है। और बच्चों को इतने ऐप पता होंगे यहाँ पे, अभी सबको पता होंगे, मुझे क्या पता, मुझे तो बहुत कम पता है। जैसे मुझे नॉर्मली, लेकिन यहाँ बहुत लोगों को पता होंगे, पता नहीं क्या है, पता नहीं किस पे जाता है। टेलीग्राम भी है, अरे इतना तो तुम ऐसे तो ट्रू कॉलर भी कर लोगे हमारे नहीं देखा है किसी को मन। चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोग कल पढ़ रहे थे। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जब गैमेट क्या होते हैं, गैमेट बनते हैं तो एलील सेपरेट हो जाते हैं। आगे देखो, हमने पढ़े थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ मैंने आपको बताया था कैपिटल आर स्मॉल आर होता है, बनता क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका मतलब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इसलिए कलर कैसा रहता है, पिंक। वैसा होना है क्या चाहिए, रेड। एक बात और बताऊं मैं आपको, यहाँ पे आप लोग ये मत सोचना कि दो एलील से कोई तीसरा कैरेक्टर शो होता है, तीसरा नहीं होता है, वरना ग्रीन भी हो सकते थे, लेकिन होंगे कैसे, पिंक होंगे, क्योंकि रेड वाला जो है वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं कर रहा है, इनकम्प्लीट कर रहा है, थोड़ी थोड़ी कर रहा है लेकिन थोड़ी कम कर रहा है, समझ गए, इसीलिए पिंक होते हैं। चलो हाँ हम लोग बेटा ये समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। आपके मन में आना चाहिए, जैसे मैंने कह दिया कि डोमिनेंसी वाला जो कैरेक्टर होता है वो अपना डोमिनेंस शो करता है, सही है, और जो स्मॉल वाला होता है, स्मॉल टी होता है, उसके ऊपर उसका कैरेक्टर शो नहीं होता है, सही है, इसीलिए तो हमने पढ़ा था। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, सर ऐसा क्यों होता है कि डोमिनेंस जो कैपिटल टी होता है वही अपना कैरेक्टर शो करता है और स्मॉल टी वाला नहीं करता है। अगर थोड़े दिमाग से देखा जाए तो आप लोग ये समझ सकते हो कि सर स्मॉल टी वाला ऐसा हो सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन ना करता हो,
और ट्रांसलेशन ना होता हो उसके कैरेक्टर्स फनी होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है वो भी समझना जरूरी है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है व्हाट एग्जैक्टली डोमिनेंस, एक्चुअल में डोमिनेंस है क्या, सही है, प्रभाविता है क्या। कह रहा है व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव, ऐसा क्यों होता है कि कुछ डोमिनेंट होते हैं कुछ कैसे होते हैं, रिसेसिव होते हैं। आप मन में ये सारे बहुत डाउट होंगे। अगले कह रहा है टू टेकल दीज क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, यानी कि ऐसा क्या होता है जीन के पास जो ऐसा होता है। अगले देखो कह रहा है बेटा एवरी जीन एज यू नो व्हाई नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, यानी कोई भी ट्रेट को पर्टिकुलर एक्सप्रेस करने के लिए जिनके पास क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। इंफॉर्मेशन का मतलब कोड ऑन होते हैं बोलो, तो उसी हिसाब से वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करता है। समझ गए हम लोग। सिंपल सा क्या होता है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बात क्या कर रहा है ये भाई, नेचुरल बेस का सीक्वेंस, जिससे कोडॉन भाई बन जाएंगे, कोडॉन बन जाएंगे तो भाई हमारे से चेन बन जाएगी, और जैसे चेन बन जाएगी वैसे ही रोटी बन जाएगी। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रही बात तो हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें पूरे चैप्टर में यही बताऊंगा कि प्रोटीन का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे, और डीएनए कैसे अपने कैरेक्टर या जीन होते हैं, डीएनए होता है कैसे कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, यानी कैसे एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अगले देखो बेटा, कह रहा है बेटा इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपी ऑफ ईच जीन एज अ पेयर ऑफ एलील्स, यानी बोल सकते हैं एलील क्या होता है, पेयर होता है। और कह रहा है बेटा नाउ दीस 2 एलील्स नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल सच एज इन अ हेटेरोजाइगोट, जब हेटेरोजाइगोट कंडीशन होती है तो क्या वो आइडेंटिकल होते हैं, नहीं। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब आइडेंटिकल नहीं होंगे, लेकिन हाँ होमोजाइगस कंडीशन होती है तो वहां पे आइडेंटिकल होते हैं। अगले देखो, तो वहां पे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां दोनों एलील अपना कैरेक्टर शो कर रहे हैं। हमें मतलब किससे, हेटेरोजाइगस कंडीशन से। यहाँ पे देखो कह रहा है बेटा one of them may be different due to some changes that it has undergone evolved, which you will read further on and in the next chapter, which modify in the information that particular allele contain, यानी कि हर एक एलील के पास क्या होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो पर्टिकुलर एक ट्रेट को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, चलाता है। अगले क्या है, take an example of a gene that contain the information for producing an enzyme। यहाँ कह रहे हैं कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई जीन है, क्या है, वो एक एंजाइम बना रहा है। क्या बना रहा है भाई, एंजाइम भी सारे प्रोटीन है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि कोई जीन है वो क्या बना रहा है, एक एंजाइम बना रहा है। कह रहा है नाउ देयर आर 2 कॉपी ऑफ दिस जीन, द 2 एलिलिक फॉर्म, लेट अस अज्यूम एज इज मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट। अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है, देखो यहाँ ये कह रहा है बेटा कोई सबस्ट्रेट है, क्या है, यहाँ देखो कोई सबस्ट्रेट है, वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। इसके लिए चाहिए क्या, एंजाइम। अब मैं बोल सकता हूँ कि एंजाइम जो चाहिए इसके लिए, आपको पता है एंजाइम का क्या वर्क होता है, एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। अब ये एंजाइम नहीं होगा तो ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, और अगर एंजाइम होगा तो ये होगा। ये बात समझ गए आप लोग। अब मैं यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन की बात कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख लूं कैपिटल ई और स्मॉल ई, देख सकता हूं। अगर ये डोमिनेंट है तो ये वाला ये एंजाइम बनाएगा, और अगर ये रिसेसिव तो ये एंजाइम नहीं बनाएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है बेटा नॉर्मल एलील प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम, यानी कि जो डोमिनेंस शो करता है वो नॉर्मल एलील होगा और नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, जिससे सबस्ट्रेट कन्वर्ट किसमें होगा, प्रोडक्ट में। अगले देखो कह रहा है थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ये वाला बताओ, ये देखो ये कैपिटल वाला जो है जो डोमिनेंस शो कर रहा है, ये कैसा होगा, अनमोडिफाइड। कैसा होगा, अनमोडिफाइड एलील। इसका मतलब समझे आप लोग, नहीं, इसका मतलब अनमोडिफाइड का मतलब है नॉर्मल होगा, और वो नॉर्मल फंक्शन करेगा, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आप लोग एक तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर हम ह्यूमंस बने, मान लिया क्या हम ही बने, हमारे साथ पता नहीं कितनी चीज बनी है, मछली बनी है हमारे साथ, हाथी बने, घोड़े बने, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, हाथी का ऐसा। जिस चमगादड़ की बात करें तो मैंने कहा चमगादड़ के जो पंख होते हैं उनमें बोन्स होती हैं, हमारे हाथ होते हैं उनमें बोन्स सेम होती हैं, हमारे पूर्वज सेम रहे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमारे हाथ ऐसे बन गए, उसके पंख बन गए, कैसे, उनका हैबिटेट क्या था, वो अपने आप को किस टाइप में सरवाइव कर पा रहे थे, वही तो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अनमोडिफाइड का मतलब होता है जो नॉर्मल जीन हो,
नॉर्मल एलील को, सॉरी, नॉर्मल एलील का मतलब होता है अनमोडिफाइड, मतलब वो मॉडिफाइड नहीं हुआ है और वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो एक लिखा है मॉडिफाइड एलील। मॉडिफाइड का मतलब है अब वो कैरेक्टर जो हमें नहीं दिख रहे हैं वो चमगादड़ में दिख रहे हैं, वो कैरेक्टर चमगादड़ में दिख रहा है हमें नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये देखो अगर हमारे पूर्वज सेम थे तो जीनोम तो हमारा सेम ही आ रहा था ना, जीन तो सेम आ रहे थे, लेकिन कुछ एलील ऐसे थे जो चमगादड़ में डोमिनेंस हो गई तो उसके क्या बन गए, पंख बन गए। आया समझ में? उसके पास वो एलील कैसे रहे होंगे, मॉडिफाइड हुए होंगे जो वो एंजाइम में प्रोटीन नहीं बनाते थे। हमारे में वो जीन कैसे थे, अनमोडिफाइड रहे जो हमारे में कैरेक्टर शो कर रहे हैं, और हमारे में जो मॉडिफाइड हुए वो कैरेक्टर शो अपना नहीं कर रहे हैं। यही तो खेल है डोमिनेंस और रिसेसिव का, जो हम ऐसे बन गए और दूसरा एनिमल वैसा बन गया। अगर सोचो अगर ऐसा डोमिनेंट रिसेसिव वाला खेल ना होता स्टार्टिंग से तो क्या बताओ इतने टाइप की बायोडायवर्सिटी होती? क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमारे पूर्वज सेम ही होंगे। अगर हम करोड़ों अरबों साल पहले जाएं तो पूर्वज क्या रहे होंगे, सेम। और जब पूर्वज सेम रहे होंगे, अगर सबके एलिमेंट सभी में डोमिनेंस करते रहते तो फिर हम लोग इतनी ज्यादा वैरायटी कैसे आती? या मैं बोल सकता हूं कि हम लोग, आप लोग को सोचो, हम लोग एनिमल है, वो ह्यूमन है, हम लोग घंटे और लंबे क्यों होते हैं? या हम लोग काले गोरे क्यों होते हैं भाई? इसका मतलब क्या है, जो गोरा है उसमें जो गोरे वाला एलील है वो डोमिनेंस कर रहा है, दूसरा है वो कैसा है, हो गया है एक मॉडिफाइड हो गया है और वो अपना कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है। समझ गए? तो यहाँ पे देखो कैसे नहीं कर रहा है वो समझो। यहाँ कह रहा है देखो थियोरेटिकली द मॉडिफाइड एलील कुड बी रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, अब देखो एक तीनों काम समझते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है द नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम। बेटा इसका मतलब ये है कि जो रिसेसिव वाला एलील है उसको बोला है आपने क्या, मॉडिफाइड एलील। चल लिख लो यहाँ पे नीचे लिख लो रिसेसिव एलील। सही है, लिख लो रिसेसिव एलील। और जो ये वाला होगा बेटा डोमिनेंस एलील कौन सा होगा, अनमोडिफाइड एलील। तो आप लोग यहाँ पे अनमोडिफाइड लिखा नहीं पे, इन्हें लिखा नहीं है, तो आप लोग ऐसे लिख लो यहाँ पे देखो, इधर देखो यहाँ कह रहा है नॉर्मल एलील, कौन सा लिखा है, नॉर्मल। तो नॉर्मल के लिए लिख लो अनमोडिफाइड, ऐसे लिखो। कहाँ लिखा है, ये चलो बाद में देख लेंगे, आप लोग पहले लिख लो। लिखिए रिसेसिव एलील। अब देखो बेटा पहला ये क्या कह रहा है, रिसेसिव एलील रिसेसिव क्यों होता है? पहला कह रहा है लेस एफिशिएंट एंजाइम। मतलब क्या हुआ इसका कि यानी कि एंजाइम उतना बन ही नहीं रहा है जितना चाहिए इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या इसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो भाई अपना एक्सप्रेशन शो कैसे कर पाएगा? आप लोग बताओ, जहां वो काम ही नहीं कर रहे हो तो एक्सप्रेशन शो कैसे होगा? नहीं होगा ना। दूसरा कह रहा है आ नॉन फंक्शनल एंजाइम, या तो ये ऐसा एंजाइम बना तो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, लेकिन ऐसा एंजाइम बना रहा है जो किसी काम का नहीं है। अब मेरी बॉडी में अगर मान लिया ऐसा कोई एंजाइम बने, जैसे अभी मान लिया मैं दूध ना पीऊं, सही है, 5 साल तक, तो मेरी बॉडी में अगर रेनिन बनेगा तो उसका काम क्या, कुछ नहीं है, वो तो बेकार रहेगा ना। तो वो मेरी बॉडी में क्या फंक्शन करेगा, तो कुछ नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका एक तो होगा आ नॉन फंक्शनल एंजाइम, मतलब बनता भी होगा तो वो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं उसका। तो अगर होगा नहीं तो वो अपने एक्सप्रेशन शो कैसे करेगा, नहीं करेगा ना। अगले कह रहा है नो एंजाइम एट ऑल, या तो ऐसा होगा कि कोई एंजाइम ही नहीं बनेगा और सिंपल से ही अपने आप को एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। समझ गए? तो इसका मतलब रिसेसिव क्यों होता है बेटा? क्योंकि वो या तो ऐसा एंजाइम बनाता है इसकी एफिशिएंसी नहीं होती, या ऐसा एंजाइम बनाता है जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं करता, या ऐसा एंजाइम बनाता है जो एंजाइम की कोई यानी एक्सप्रेस ही नहीं करता। समझ गए? इसीलिए रिसेसिव वाला एलील रिसेसिव रहता है और डोमिनेंट वाला एलील डोमिनेंस ही शो करता है। अगले देखो, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फर्स्ट केस द मॉडिफाइड एलील, कौन सी बात कर रहा है, मतलब रिसेसिव एलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड एलील, that is it will produce the same phenotype trait that is result in the transformation of substrate. Such equivalent allele pair are very common. अभी कंडीशन वो हुई कि अगर दोनों एलील कॉमन है जैसे हैं, सही है, तो वहां पे दोनों एंजाइम अपना ऐसा एंजाइम बनाएंगे कि जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट
करेगा, या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में नहीं, कोई भी फिनोटाइप कैरेक्टर को हो गया उसको एक्सप्रेस आराम से करता रहेगा। अगले कह रहा है बट इफ द एलील प्रोड्यूस अ नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर एलील क्या करे, नॉन फंक्शनल एंजाइम को प्रोड्यूस करे, तो वही तो हो गया रिसेसिव, समझ गए आप लोग, क्योंकि उसका कोई काम नहीं है। तो कह रहे हैं हाँ कहां पे थे, फंक्शनल एंजाइम और नो एंजाइम द फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, और फिनोटाइप क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। भाई जब कोई एंजाइम ही नहीं बनेगा वो वाला, तो उसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। और अगले कह रहे हैं द फिनोटाइप ट्रेट विल ओनली बी डिपेंडेंट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द अनमोडिफाइड एलील, और जो फंक्शन जो डिपेंड हो जाएगा वो किस पे हो जाएगा, जो अनमोडिफाइड है, यानी कि जो डोमिनेंसी शो कर रहा है और वो एंजाइम बना रहा है। भाई यहाँ पे देखा दो भाई होते हैं, दो भाई होते हैं, दोनों, मैं तो ये कहूंगा हर गार्जियंस के कोशिश रहता है कि दो भाई हैं, दोनों भाई को साथ साथ अच्छे से पढ़ाया जाए। एक भाई ऐसा होता है जो पढ़ लिख के अच्छा आदमी बन जाता है, एक को कितना भी पढ़ाओ लेकिन वो नहीं बन पाएगा, और जो नहीं बन पाएगा वो किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, बड़े वाले के भाई के ऊपर। और बड़ा वाला भाई कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट, यानी कि डोमिनेंस शो करेगा, और दूसरा वाला कैसा रहेगा, छुप छुप के, यानी कि वो कोई काम करेगा तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट होगा, और तुमसे लाइफ टाइम क्या करेगा, चुप चुप के नहीं कह रहा हूँ, छुप छुप के कह रहा हूँ, मूवी क्यों लाते हो। तो यहाँ पे देखो, देखिए अच्छी मूवी है चुप चुप के देखिए यहाँ देखो, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, तो कहीं ना कहीं डोमिनेंस शो कौन करेगा, बड़ा भाई, क्योंकि उसने क्या किया है, अपने कैरेक्टर को डेवलप कर लिया है, वो इसीलिए सक्षम है इतना कि वो फंक्शन कर पाए, एक्सप्रेस अपने आप को कर पाए, और छोटा वाला एक्सप्रेस अपने आप को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उतना मॉडिफाइड ही नहीं हुआ है। तो सिंपल सा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, बड़े भाई के ऊपर हर काम के लिए, ठीक है। तो ये होता है, यहीं पे यहाँ पे वही चल रहा है। अभी देखो कह रहा था अनमोडिफाइड एलील व्हिच रिप्रेजेंट द ओरिजिनल फिनोटाइप, कह रहे हैं, और जो अनमोडिफाइड है वो क्या दिखाएगा, अपना ओरिजिनल फिनोटाइप, यानी कि ओरिजिनल काम दिखाएगा, अपना फंक्शन दिखाएगा। इज द डोमिनेंट एलील एंड द मॉडिफाइड एलील इज जनरली द रिसेसिव एलील, और इसीलिए जो मॉडिफाइड एलील होता है वो क्या होता है, रिसेसिव। बेटा अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं इसको। आगे कह रहे हैं इन द एग्जांपल ऑफ द रिसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज़ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि कोई एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हुआ, और हुआ तो वो कैसा था, नॉन फंक्शनल, समझ गए। चलो तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, क्यों होता है डोमिनेंस वाला कैरेक्टर डोमिनेंस शो करता है, क्यों रिसेसिव वाला अपना कैरेक्टर शो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो सिंपल सा तीन बातें लिखी हैं, या तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगा, या ऐसा एंजाइम बनाएगा जो नॉन फंक्शनल होगा, या तीसरा एंजाइम ही नहीं बनाएगा, बस। चलो ये कंप्लीट हो, फिर बढ़ते हैं कोडोमिनेंस। तुमने पूछा क्या है, अरे पापा का एली है, मम्मी का वो है, ऐसा आपने मन से बना लिया, नहीं मैं पहले कल मम्मी वाले पे श्योर थी, बट पापा का नहीं। भाई तुम्हें सुना था ऐसा कौन सा ग्रुप आ गया भाई कि ऐसे कैसे हो सकता है, अजीब ही है। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जब इंसानों में पूर्वज मतलब बंदर रहे हैं किसी टाइम पे, तो अब बंदर इंसानों में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? अरे अभी सुना सुनो मैं आपको एक बात बताऊं, एवोल्यूशन का मतलब चेंजेस नहीं होता, वो तो चेंजेस एक कैरेक्टर है उसका, एवोल्यूशन का क्या है, चेंजेस एक कैरेक्टर है, कि आपको पता है एवोल्यूशन होता है तो क्या आते हैं चेंजेस। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं, एवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल भाषा में, ये सुन दो, सिंपल भाषा में होता है हिडन पोटेंशियल का बाहर आना, वो होता है एवोल्यूशन। मतलब जो पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है वो छुपा हुआ है, वो बाहर नहीं आ रहा है, वो बाहर आने को एवोल्यूशन बोलते हैं। अब बंदर के अंदर वो काबिलियत थी वो इंसान बन पाए, तो बंदर से इंसान बन गए, अब नहीं, अब इंसान से कुछ और बन जाएंगे, लेकिन बंदर कैसे बनोगे, क्योंकि बंदर से तो इंसान बन गया ना तुम। अरे जो बंदर है वो ही बोल रही है, जो बंदर है रिवर्स कर सकता है, वो पोटेंशियल तो बाहर आया है ना इधर। हाँ जैसे कि पहले के बंदर इंसानों में कन्वर्ट हो गए, हाँ। लेकिन अब के बंदर इंसानों में अबे अब सुनो सुनो, ये भी सुनो, एक बार सुनो सुनो, हाँ सुनो सुनो बेटा सुनो, ये कह रहे हैं कि अब के बंदर इंसान में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, अब के बंदरों के पास वो पोटेंशियल है ही नहीं जो इंसान में कन्वर्ट हो, क्यों, तो ऐसा क्या हुआ बंदरों में? तभी तो हम बन गए। नहीं समझ आया बेटा, ये मार्कर एक होता है। अब सुनो, अगर इसके अंदर पोटेंशियल एक छुपा हुआ है
जो अभी ओपन नहीं हो रहा है किसी कारण से कोई अटैक आया ऐसा है, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऐसे हुए चेंज, इसके अंदर पोटेंशियल होगा तभी तो ये बोतल बन पाएगा। अब इसके अंदर पोटेंशियल नहीं इसको बनने का तो ये कैसे बन पाएगा, चाहे कितना भी ये तो वेव खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज इसमें नहीं होगा। एवोल्यूशन का मतलब ये होता है, देखो सुनो, जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर एक पोटेंशियल है कि तुम डॉक्टर बन सकते हो ना, मैं ये कह रहा हूं सबके अंदर है, सबके अंदर की डॉक्टर बन सकते हो। अब बेटा अब आप एक बंदर लेके आओ, क्या लेके आओ, तुम्हें पता है उसका मेमोरी कितना होता है ए ब्रेन का, तुम उसे कितना भी पढ़ाना लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, मतलब उसके पास हिडन पोटेंशियल है ही नहीं। यही तो फंडा है एवोल्यूशन का बस। अब तुम कहो सर बंदा क्यों नहीं बन सकता डॉक्टर, हम उसको उतना ही पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे, लेकिन उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। एवोल्यूशन का मतलब होता है हिडन पोटेंशियल का बाहर आना। अब आया तुमने, अब तुम सोच रहे ये वाले बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे, जाओ इन वाले बंदर जो अभी हैं इनके पास वो पोटेंशियल हो सकता है। एक बता दूं आपको, हो सकता है, सुनो, एक हो सकता है अभी हम इंसान हैं, आने वाले 10,000 सालों के बाद हम पता नहीं क्या होंगे, हो सकता है हमारे अंदर और पोटेंशियल छुपा हो कुछ कन्वर्ट होने का। क्या भाई एक बात सोचो, इतना तो हम धरती पे अभी सर्वाइव भी नहीं कर पाए, इतने डायनासोर कर चुके हैं अपने आप को, तब वो खत्म हो गए, तो हम क्या चीजें, हो सकता है कि एक ऐसी जनरेशन आए कि इस धरती पे हम इंसान कोई नाम ही ना हो, कोई और ही चला रहा हो यहाँ पे। भाई वो तो एवोल्यूशन हो रहा है ना लगातार। एवोल्यूशन का मतलब सिंपल सोचो आप लोग, एवोल्यूशन का मतलब कि हर चीज में एवोल्यूशन हो रहा है। आप तो खाली 100 साल रहोगे, 100 साल में इतना सा एवोल्यूशन नहीं होगा, ये एवोल्यूशन होता है हजारों सालों का, करोड़ों सालों का। अभी आप लोग सोचो, एक बात ये सोचो, डायनासोर का एक एरा रह चुका है, सोचो तो पहले कि डायनासोर धरती पे डोमिनेंस शो कर रहे थे, मतलब डायनासोर ही थी धरती पे, उस टाइम ह्यूमन का कोई नाम निशान नहीं था, और आज ऐसा है कि ह्यूमन ही डोमिनेंस शो कर रहा है। ह्यूमन कहाँ है और बकाया कोई नहीं है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि हजार लाखों सालों में ह्यूमन की जगह हम और कुछ बन जाएं उस टाइम, लेकिन आप थोड़ा होंगे यहाँ पे ना, आप देख पाओगे इसे, हम तो खाली 100 साल हो गए बस। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है हिडन पोटेंशियल का बाहर आना। ऐसा नहीं है अगर इसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं तो एवोल्यूशन का भी नहीं होगा इसके अंदर, ये होता है, समझ में। बहुत तो जब एवोल्यूशन हो जाता तो हमें लगता है कि हो गया भाई, लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल था तब वो हुआ है, वैसे नहीं होगा। क्लियर हुआ? हाँ बताओ, पढ़े से अब पढ़ते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोडोमियन। कल मैंने आपको ये बताया था कोडोमियन का मतलब होता है कि जब दोनों ही एलील अपना कैरेक्टर को शो करते हैं तो उसको बोलते हैं कोडोमियन। मैंने कल आपको बताया था ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेके, ये देखो मैंने कहा था कोई भी कंडीशन हो, कितनी कंडीशन बन सकती हैं वो समझ लो। मैंने कहा था जो ये जीन होता है जो ब्लड ग्रुप को मेंटेन करता है या एक्सप्रेस करता है, वो कितने एलील होते हैं उसके पास? 3। कितने होते हैं? एक होता है बेटा आई ए, एक होता है आई बी और एक होता है आई। अब भाई पेरेंट्स हमारे 2 हैं, एक माता और एक पिता, मम्मी पापा। तो कंडीशन क्या क्या बन सकती है, देखो ये देखो, या तो ऐसी बन जाएगी कि आई ए होगा दोनों के पास, या ऐसी बन जाएगी आई ए इनके पास आई बी होगी, या ऐसी बन जाएगी कि आई ए खाली आई होगा। ये कंडीशन बन सकती है। दूसरी बन सकती है कि यहाँ पे आई बी और यहाँ पे, ये तो है मैंने बना लिया हमने, हाँ चलो बता देना चलिए, आई बी है, ये ऐसी बन सकती है आई बी, और यह बन सकती है आई बी या खाली आई, ये तो बन सकती है। यह बन सकती है खाली आई, ये कंडीशन बन सकती है। अब देखो इसमें अगर ये वाला है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। अगर ये वाला है तो ए बी, बच्चे का बता रहा हूँ, अगर ये वाला है तो ए, ये वाला है तो ए बी, ये वाला है तो बी, और ये वाला है तो बी, और इसके बाद ये वाला है तो ओ। समझ गए हम लोग? तो इसके हिसाब से बच्चों में क्या बनता है? ब्लड ग्रुप, कि फादर से कौन सा एलील है और मम्मी से कौन सा है। समझ गए आप लोग? अब जैसे अगर किसी सपोज जैसे इनने कल एग्जांपल बताया था, अच्छा था यहाँ देखो आप लोग बताओ, अगर ब्लड ग्रुप फादर क्या है? ए बी, क्या है बेटा? ए बी है पापा का, तो उनका एक एलील होगा आई ए वाला, एक कौन सा होगा? और ये बोली मम्मी का क्या है हमारी? बी। सही है, अब मैं बी बताऊंगा। अब एक का भी बताया था, किसी बताया था, तो इनकी कंडीशन कौन सी लगती है? ये वाली, ये बन सकती है। अब अगर एलील देखो पापा से ये वाला आया, मम्मी से ये वाला आया, ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा? ए बी।
पापा से ये वाला आया, मम्मी से ये वाला आया, ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए। पापा से ये वाला आया, मम्मी से ये वाला आया तो ए बी, और अगर पापा से ये तो मम्मी से ये तो बी। इतने ब्लड ग्रुप रह सकते हैं, इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं बन सकता। समझ गए हम लोग? तो ये था हमारा क्या, और ये कह रहे थे हमारा था ओ। सही है, तो गड़बड़ हो रहा था कहानी। तो इसके बाद तो मैंने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं सकता है, फिलहाल घर में बताना ही बात है। एक तुम्हें ब्लड ग्रुप के बारे में पता नहीं था। कहना जेनेटिक्स पढ़ के आई हूँ। नहीं, मैंने कहा वो एक फॉर्म में बिल कर रहा है। क्या बात है, फॉर्म में बिल करना है, तो ये जानना जरूर था कि हाँ ब्लड ग्रुप मेरा ऐसे क्यों हुआ। चलो अच्छा है, अब तो पता लग गया। तो किसका? मम्मी का वो है। हाँ तो हो सकता है, तो हो सकता है, क्या दिक्कत है? चलो अबे चलो यहाँ देखो बेटा, यहाँ पढ़े हमसे। देखो यहाँ पे कह रहे टिल नाउ वी आर डिस्कसिंग क्रॉस where the F1 resemble either of the two parents, dominance or margin between incomplete dominance हमने देखा, but in the case of codominance क्या कह रहा है? वहां पे क्या था? अगर हमने देखा बेटा ए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो हमने देखा कि एक जो डोमिनेंसी वाला कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से प्रभावी नहीं है। कैसा है? अपूर्ण है, मतलब इनकम्प्लीट है। ये था, ऐसा नहीं कि तीसरा वाला बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि दोनों ही एलिल अपना कैरेक्टर क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। कौन आ गया? तो ऐसे नमस्ते करोगे। कह रहा बट इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, इधर देखो बेटा, कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, यानी कि F1 जनरेशन कैसे दिखेगी? दोनों ही पेरेंट्स की तरह दिखेगी। यहाँ कह रहा है आप गुड एग्जांपल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आपको पता है एबीओ ग्रुपिंग हमारे पास होती है, एबीओ होती है ना। अगले देखो कह रहा है एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन आई। स्टार यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, हर एक चीज में ध्यान रखो कौन सी चीज से कंट्रोल होते हैं। अगले कह रहा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस एंड द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय द जीन। द जीन आई हैज 3 एलील, कौन सा? IA, IB और I। कह रहा है द एलील IA एंड IB प्रोड्यूस स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द शुगर व्हाइल एलील I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। यानी IA और IB क्या कर रहा है? शुगर प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे यानी ब्लड ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, और आई कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगले कह रहा है बेटा बिकॉज़ ह्यूमन आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ईच पर्सन पोसेस एनी 2 ऑफ द 3 I gene allele IA and IB are completely dominant over I, यानी कि IA और IB कंप्लीट डोमिनेंट रहेंगे किसके ऊपर? I के ऊपर। समझ गए आप लोग? अगले कह रहे इन द अदर वर्ड व्हेन I and I are present, तो ओनली IA क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा, बिकॉज़ I does not produce any, क्योंकि ये वाला कोई भी प्रोड्यूस शुगर नहीं कर रहा है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एलील तो 3 है, लेकिन जो अपना कैरेक्टर शो करेंगे वो 2 करेंगे, IA और IB, क्योंकि वही शुगर बना रहे हैं और I वाला शुगर नहीं बना रहे। इसीलिए मैंने बोला कि अगर एक एलील IA और I है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? A, क्योंकि I जो दूसरा वाला है खाली है वो तो शुगर प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अगले देखो बेटा कह रहे हैं एंड व्हेन IB एंड I आर प्रेजेंट, तो B एक्सप्रेस होगा, तो ब्लड ग्रुप कैसा होगा? B। अरे यहाँ देखो अगर I है वाली, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए होगा ना, क्योंकि ये वाला कोई शुगर प्रोड्यूस और ये वाला कंप्लीटली डोमिनेंसी शुगर रहा है किसके ऊपर? इसके ऊपर। ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, वो पूछ सकता है कि बताओ कोडोमिनेंस में, ये देखो कोडोमिनेंस में कौन सा एलील किसके ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंस शो करता है? तो IA और IB किसके ऊपर दिखाते हैं? खाली I के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन नीट में वो स्टेटमेंट में दे सकता है, ध्यान रखना। अगले देखो, अगले कह रहा है hence red blood cell have both A and B type of sugar since there are 3 different alleles, there are 6 different combination बन सकते हैं of these 3 alleles that are possible are total of 6 different genotype। genotype कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। और कह रहा है आपका ह्यूमन ABO ब्लड टाइप। हाँ तो देखो यहाँ पे ये है तुम्हारा, तो इतने टाइप के ये हमारे क्या बन सकते हैं? जीनोटाइप बन सकते हैं, और हम इतने टाइप के ब्लड ग्रुपिंग बना सकते हैं। कल मैंने आपको समझा दिया था, क्लियर है? ठीक, इसे यहाँ देखो एक पेरेंट्स ये है, एक पेरेंट्स ये है। अगर एक पेरेंट्स के पास I ये है, क्या है बेटा? 2 एलील में से
3 एलिन है तो उसमें से एक ही तो जाएगा, किसके पास? एक पेरेंट्स के पास एक जाएगा, एक पेरेंट्स के पास। तो देखो अगर आई ए है और दूसरे पेरेंट्स के पास क्या है? आई ए, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए। अगर एक के पास आई ए है, एक के पास क्या है? आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए बी। अगर आई ए है खाली आई है तो क्या बनेगा? ए, क्योंकि ये इसके ऊपर कंप्लीट डोमिनेंस शो करता है। अगर आई बी है, आई बी ए है तो क्या होगा? ए बी। आई बी तो बी, आई बी खाली आई तो बी, और खाली आई तो ओ। समझ गए आप लोग? किसके पास? नहीं, इसीलिए बेटा तुमने वैसा कैसे देखा है? ओ वाला होता है उसके पास कोई एंटीजन नहीं होती, और वो यूनिवर्सल डोनर इसीलिए होता है, किसी को ब्लड दे सकता है, ठीक है? इसीलिए। तो क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पे क्या है, चलो अगले अब ये पढ़ लो, इसके बाद पढ़ेंगे डायनामिक टॉस। रिवाइज करो बेटा एक बार। ए बी होता है जो होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर, और ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर। हाँ हाँ सही। एक बार रिवाइज कर लो, किसी भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? और बेटा आपको पता कैसे लगेगा कि हमने कैसा पढ़ा है, क्या पढ़ा है? तो उसके लिए आप लोगों क्या लगाने पड़ेंगे? क्वेश्चन, ठीक है? आप लोग बस क्वेश्चन एक तरीका होता है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपने कैसे पढ़ाई की है और कितने अच्छे से की है, ठीक है? वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन लगाना मत भूलो। चलो अगले आते हैं, देखो अगले एक लिखा हुआ है बेटा, एक लाइन लिखी हुई मल्टीपल एलील। क्या लिखा है? मल्टीपल एलील। यहाँ कह रहे हैं डू यू रियलाइज दैट द एग्जांपल ऑफ यूकी ब्लड ग्रुपिंग आल्सो प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील। मल्टीपल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा एलील हो। तो कह रहा है हियर यू कैन सी दैट देयर आर सीन मोर देन 2 एलील। जब 2 एलील से ज्यादा होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। कह रहे यहाँ देखो बेटा, that is 3 allele governing the same character, since in an individual only 2 allele can be present. Multiple allele can be found only when population study are made. मतलब कह रहा है कि जनरली जो जीन होते हैं उनके पास 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने एलील लगती हैं? तो एग्जांपल किसका है? मल्टीपल एलील्स का। सही है? अगले देखो, कह रहा है occasionally a single gene product may produce more than one effect। यहाँ पे ये कह रहा है बेटा, यहाँ देखो ये, अगर मान लिया कोई सिंगल क्या है, कोई सिंगल जीन है और वो एक से ज्यादा क्या कर सकता है? फेनोटाइप कैरेक्टर को इफेक्ट कर सकता है, यानी इन्फ्लुएंस कर सकता है। कह रहा है फॉर एग्जांपल स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। जो स्टार्च का सिंथेसिस होता है पी सीड में, वो कंट्रोल किससे होता है? सिंगल जीन से। It has 2 allele B and B. Starch is synthesized effectively by B homozygous and therefore large starch grain are produced. In contrast, small b homozygote have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grain. After maturation of the seed, BB seeds are round and the small b seeds are कैसे होंगे? Wrinkled. अगले देखो पूरा समझ लो बैठ क्या। अब कह रहा है heterozygous produce round seeds and so B seems to be the dominant allele. What the starch grain produced are of intermediate size B seeds. So if starch grain size is considered as the phenotype, then from this angle the allele is so incomplete. अच्छा ये बता रहा देखो, यहाँ पे कह रहा है कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। सही है? स्टार्च का फॉर्मेशन कैपिटल बी है तो वो कर रहा है सही से, और वो सीड कैसा हो रहा है? राउंड। सही है? अगर स्मॉल बी है तो क्या हो रहा है? रिंकल्ड हो रहा है, स्टार्च प्रोड्यूस नहीं कर रहा है स्टार्च, ठीक है? लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी क्या होगी? तो वहां उन्हें मिडिल वाला मिल सकता है कि ना तो पूरी तरीके से सीड क्या होगा? राउंड होगा, और ना ही पूरी तरीके से रिंकल्ड होगा, यानी कि क्योंकि उसके पास क्या है? मल्टीपल एलील है, और मल्टीपल एलील है तो वहां पे शो कैसा होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। क्या होगा बेटा? मतलब ये हुआ, इधर देखो, अगर यहाँ पे ये देखो मल्टीपल एलील कंडीशन है, सही है?
अगर एक कंडीशन में मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला शुगर नहीं बना रहा है। अगर वैसे बनाया जाए, आप लोग बताओ, अगर एक कैरेक्टर को शो करते तो IA और IB, आप लोग बताओ, ना तो पूरी तरीके से डोमिनेंट होता और ना ही पूरी तरीके से ना तो लंबा होता, जैसे एक बार सुनो, और ना ही पूरी तरीके से घंटा होता। वो कैसा होता है? बीच का होता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर शो करते तो समझ गए आप लोग? वो वही बताना चाह रहा है कि सीट ना तो पूरी तरीके से राउंड होगा और ना ही पूरी तरीके से रिंकल्ड होगा, दोनों के कैसा होगा? बीच का होगा। सही है? अगले देखो बेटा, और यहाँ पे कह रहा है, यानी कि यहाँ पे एलील शो कैसे करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene or a product that has information for it depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from the product and is thus on the particular phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। यानी कि एक जीन से भी तुम बहुत सारे phenotype प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे आपने उसका एग्जाम्पल पढ़ा है, आइए बताऊंगा अगले होगा इसमें। जैसे प्लेयोट्रॉपिक जीन होते हैं, कौन से होते हैं? प्लेयोट्रॉपिक जीन होते हैं, एक जीन एक से ज्यादा फंक्शन करता है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। अब तो आप लोग बेटा ये वाली कहानी पूरी समझ गए? बताओ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, यहाँ पे आपने पढ़ा मोनोहैबिट क्रॉस, आपने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस और आपने पढ़ा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और आपने पढ़ा कि कौन कौन से 14 ट्रेट मेंटल ने फॉलो की थी, कौन कौन से 7 कैरेक्टर पी प्लांट में लिए थे। इतना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे, और जिसका कहानी है डाइहाइब्रिड क्रॉस। क्या है बेटा? डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। चलो तब तक हम लोग वैसे 2 मिनट पढ़ते हैं। बच्चों पेपर होगा बेटा, छुट्टी नहीं मत किया करो, ठीक है। कल आप लोगों का टेस्ट है ना, ऑक्सफोर्ड टेस्ट देने आना, ठीक है। अरे कमी होगी, कनिया होगी, काम है घर पे, और अरे तैयार करो। ऐसे अगर तुम बचोगे तो कैसे काम चलेगा? अच्छा एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊंगा, वैसे हाँ अभी थोड़ी देर बताऊंगा कि टेस्ट नहीं हुआ है भैया, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा है, मैंने टेस्ट थोड़ा सा देखा, ज्यादा नहीं देखा था, तो मुझे ऐसा पता लगा कि उसमें फोर्डेंस के क्वेश्चन नहीं थे, खाली फोर्डेंस के और रेस्पिरेशन नहीं होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी चैप्टरों पे तो हैं, लेकिन 2 चैप्टर के यहाँ खाली हो गए। अब ये नहीं कहना कि मैंने 3 चैप्टर बनाए 3 में आप तय करो, लेकिन मैं एक तो मैं सहारा दे रहा हूँ कि उसमें कम है। अरे मतलब जो होता है तैयार सुनो 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 सुनो, हाँ नहीं गा रहा हूँ, कुछ 3 मैंने एक बार देखा था, सुनो सुनो, तो मैंने बोला फोटोसिंथेसिस आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, कौन सा आएगा? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बस अब सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने टेस्ट देखा तो उसमें फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन लेवल में बहुत कम दिखे, जो ना के समान। जो चैप्टर मेन थे वो कौन से थे? रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैं ये कहना चाह रहा था, वो तुमने पढ़ लिया, मुझे पता है इतना पढ़ा है, सही है। तो इससे आपको थोड़ा हेल्प कर गया कि आप रेस्पिरेशन और फोकस ज्यादा करना और ज्यादा फोकस करना प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
और मैं आपको बताऊं बेटा, आप लोग इस चक्कर में मत रहो कि सिलेबस कहां से आ रहा है क्या आ रहा है, आप तैयार करो पूरा। ये चक्कर नहीं मत रहो कि ये चैप्टर तैयार है हमारा, ये नहीं है। अब आप कितने टाइम बचा है बेटा? 4 महीने बचे, उसमें भी आप अभी यही कर रहे हो। अभी आप कुछ अगर मैं एक बोल कर रहे, अगर आप कुछ तैयार कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि अब आप ऐसे हो जाओ कोई चैप्टर दो सर। नहीं, खाली एक चैप्टर सही है। तो आप लोग बेसिकली तैयार रखो अपने आप को, पढ़ाई करो बेटा और करो। चलो शांत से बातें करनी है आप लोगों ने, इच्छा भर के बातें करनी। अब इधर देख लो, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डाई, बोलो मत तक डाई हैवेट टॉस। कौन सा पढ़ेंगे? सुनो, अब बोलो मत बेटा, बोल करो आप लोग। बुक मंगाई थी मैंने से, तो बाद में कर लेना, बात सुन लो। अब हम लोग पढ़ेंगे डाई हैवेट टॉस। क्या पढ़ेंगे? हमने मोनो हैवेट में क्या देखा? उसका नाम था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मतलब हम किसी एक जीन के किसी कैरेक्टर को देख रहे थे और उस पे हम स्टडी कर रहे थे कि अगर एक कैरेक्टर को लेके और हम क्रॉस करवा रहे हैं तो कैरेक्टर उस दोनों से पेरेंट से कैसे ऑफ स्प्रिंग यानी प्रोजेनी या बच्चों में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हमने देख लिया इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जहां हमने देखा कि काफी सारे लाभ पढ़े, हमें काफी सारी नॉलेज मिली कि कैसे करके सेल्फिंग कराओगे तो कौन सा कैरेक्टर शो नहीं होगा। दूसरा इनका मकसद क्या था बेटा, ये सुनो, यहाँ पे इसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इसका मतलब है हमने एक जीन को देख लिया, अब हम देखेंगे दो जीन को लेके। मतलब एक पेरेंट्स के दो कैरेक्टर और एक पेरेंट्स के दो कैरेक्टर, उनके बीच क्रॉस कराओ और ये पता लगाओ कि वो अब दो कैरेक्टर दोनों पेरेंट्स के किस रेशियो में किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, किसमें? बच्चों में। जैसे जस्ट एग्जांपल सुनो, अगर मान लिया, मैं एग्जांपल करूंगा कहूंगी बात, अगर मान लिया जैसे मैंने सपोज, अब मैं प्लांट को लेकर बात करूंगा, इधर देखो एक पी प्लांट है, क्या है बेटा? यहां देखो, अगर एक पी प्लांट है, ये एक पी प्लांट है, सही है, पी प्लांट है। यहां पे ये पता लगाना है खाली, मैंने मान लिया एक तरफ ले लिया राउंड, कैसा ले लिया? राउंड क्या है? सीटी तो है, सही है। एक कैरेक्टर ले लिया राउंड और एक ले लिया मैंने कि इसका जो कलर होगा वो क्या होगा? येलो सीट का, सही है। दो कैरेक्टर ले लिए, अब मैंने दो डोमिनेट लिए तो दो क्या लूंगा? ऐसे ट्रेड। तो इसका राउंड का क्या था बेटा? रिंकल्ड, सही है। और इसका क्या था? ग्रीन। ये ले लिया हमने, ये रिसेसिव वाला केस है, एक है डोमिनेंस वाला केस। वो ये देखना चाह रहे थे कि जो अब अगले प्लांट बनेंगे, सही है, उसमें क्या जो प्लांट का सीड राउंड होगा वही येलो होगा, यानी कि जो रिंकल्ड होगा क्या वही ग्रीन होगा, या फिर जो राउंड है वो ग्रीन भी हो सकता है और जो रिंकल्ड है वो येलो भी हो सकता है। मतलब कि दो कैरेक्टर जब बच्चों दो पेरेंट्स से जाते हैं बच्चों में तो वो किस पैटर्न में जाते हैं। जैसे अगर हम अपना एग्जांपल देखें तो मैंने एक तरफ ले लिया, जैसे एक तरफ फादर है बेटा, कौन है? और एक तरफ कौन है? मदर है। फादर मान लिया कैसे है बेटा? टॉल, टॉल है। और मम्मी कैसी है? ड्वार्फ है। पापा कैसे हैं? टाल है और टॉल है। और कैसे हैं दूसरे तरीके से? क्या बताया था कल तुमने? फेयर। और ये कैसे हैं बेटा? डार्क, सही है। तो ये देखना चाह रहे थे जो बच्चा होगा, सही है, तो वो जो लंबा वाला बच्चा होगा वही गोरा होगा क्या? ये जो गड्ढा वाला होगा वही काला होगा क्या? ये अब नहीं तो पता है ना, तो सुनो तो पहले। इसका मतलब ये देखना चाह रहे थे कि लंबा वाला बच्चा गोरा भी हो सकता है और लंबा वाला बच्चा काला भी हो सकता है, और गड्ढे जो बौना वाला बच्चा है वो काला भी हो सकता है और मतलब दो कैरेक्टर जब पेरेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो क्या शो करते हैं? इंडिपेंडेंसी, यानी कि डिपेंडेंसी शो नहीं करते। समझ गए? इसीलिए इन्होंने डाई हैवेट टॉस के बाद एक लॉ किया था जिसका नाम क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
स्वतंत्र अवयवों का नियम। इन्होंने ये बताया था कि दोनों कैरेक्टर कैसे करते हैं, इंडिपेंडेंस शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं, समझे, डाइहैबिट क्रॉस। तो मैं डायरेक्ट किताब से बताऊंगा या फिर मैं अपने तरीके से बताऊंगा? सुनो सुनो, वैसे चलो वैसे पहले समझते हैं, वैसे समझते हैं। ठीक है, फिर इस पर आएंगे। चलो चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा कौन सा क्लास, डाइहैब्रिड क्रॉस। तो मैंने क्या था, हम दो कैरेक्टर लेंगे यहाँ पे। तो मैं एक तरफ ले रहा हूँ पेरेंट वन, मैं ले रहा हूँ पहले पेरेंट जनरेशन। क्या ले रहा हूँ बेटा, पेरेंट जनरेशन लेना है मुझे। तो एक मैंने कहा दो कैरेक्टर लेने हैं, तो एक तो मैं क्या लूंगा बेटा, मैं ले रहा हूँ सीड कलर और सीड शेप। ये देखो बेटा, बोलूंगा एक मैं लूंगा सीड शेप और एक मैं लूंगा सीड कलर। मैंने कोई दो कैरेक्टर ले लिए, सही है। सीड शेप आपको पता होगा डोमिनेंट में क्या होता है बेटा, सीड शेप राउंड और उसमें क्या होती है रिंकल। और अगर मैं सीड कलर की बात करूं तो आपको होता है डोमिनेंट में होता है येलो और रिसर्जेंट में होता है ग्रीन, पता है आप लोगों को? ठीक है, तो मैंने पेरेंट जनरेशन क्या ले लिया, राउंड और क्या लिया, येलो। समझ गए, दो कैरेक्टर होगा डोमिनेंट, और दो ही मैं ले लूंगा रिसेसिव, यानी कि मैं ले लूंगा रिंकल्ड और क्या ले लूंगा बेटा, रिंकल्ड और ग्रीन। मैंने ले लिया। आपको बताया राउंड के लिए मैं लूंगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई येलो के लिए, और मैं इधर रिंकल्ड के लिए लूंगा स्मॉल आर और ग्रीन के लिए लूंगा यही तो लूंगा। अब सुनो, मैं इसकी गैमेट बनाऊंगा तो ये कैपिटल आर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कैपिटल वाई। ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, ये क्या बन गए, इनके गैमेट बन गए। अब इनकी क्रॉस करा लो। अब आप क्रॉस मत कराओ, अगर आपको थोड़ी तमीज होगी तो आप लोग बताओ। यहाँ देखो, समझो। तो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिला था, सब नहीं, वो तो मिले थे, कंडीशन कौन मिलती है, हेटेरो जाएगा। अब आप लोग सोचो, अगर मैं इनके बीच क्रॉस कराऊंगा, ये देखो, और F1 जनरेशन देखूंगा, कौन देखूंगा, आपको बताया वहां हेटेरोजाइगस कंडीशन में टॉल प्लांट दिख रहे थे, कैसे दिख रहे थे? तो आप लोग बताओ, क्या यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं आएगा? अब ये प्लांट हमें कैसा दिख रहा है बताओ, राउंड येलो डोमिनेंट वाला दिख रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन कौन सी है, हेटेरोजाइगस। ऐसे ही कर सकते हो, कोई इसका मतलब नहीं है कि आप लोग कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ। जब हम मोनोहाइब्रिड कर चुके तो आपको पता है वही कंडीशन आएगी, भाई हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, और डोमिनेंस शो कौन करेगा, वो वाला, ये वाला। तो यहाँ पे राउंड येलो, ये प्लांट अब कैसा दिख रहा है हमें, राउंड येलो, यानी कि हमें ये प्लांट दिख रहा है राउंड येलो, क्योंकि आपको बताया F1 जनरेशन में रिंकल्ड और ग्रीन वाला नहीं दिखता है, क्योंकि वो रिसेसिव केस है, तो सो ही नहीं होगा। समझ गए? और कंडीशन आपको ध्यान रखना है बेटा, कौन सी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस। अब देखो, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। सही है। अब यहाँ पे बताओ, क्या इन्हें राउंड रिंकल्ड ग्रीन मिला, नहीं मिला ना, तो क्या करवाएंगे, सेल्फिंग। क्या कराएंगे बेटा, इनके बीच कराएंगे सेल्फिंग, और अगर सेल्फिंग कराएंगे तो हम बनाएंगे गैमीट्स। क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे, और गैमीट्स बना के इनके बीच क्या करवा दो, सेल्फिंग। तो मैं गैमीट्स बनाने का सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको। देखो, आप लोग कैपिटल आर स्मॉल आर लो, सही है, और फिर से ले लो कैपिटल आर, एक तरफ रख दो कैपिटल वाई, एक तरफ स्मॉल वाई, ये इसके गैमेट बन गए। सही है, आपको बनाने को नहीं आएगा, लेकिन अगर आए तो बता दे रहा हूँ। देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बार कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल वाई, ये इसके क्या बन जाएंगे, गैमेट। वैसे आप लोग चाहो तो इसकी गैमेट आराम से बना सकते हो, देख लो। अब देखो एक बार बेटा, सुन लो आप लोग। अब आप लोग बताओ, ये गैमेट कौन से बने, मेल। कौन से बने, तो इतने कौन से बनेंगे, फीमेल, और उनके बीच क्या करवाओगे, क्रॉस। क्या कराओगे, अरे सेल्फिंग करा रहे हैं ना,
सेल्फिंग भी कराना है तो क्रॉस कराओ। और कौन सी जनरेशन आएगी वो F2, कौन सी आएगी F2। तो आप लोग देखो नेक्स्ट पेज पे अगर क्रॉस करेंगे तो यहाँ वो आते हैं ना ये, अब तो इसका यूज करो ना। ये तो अच्छा है ना तरीका, इतना बड़ा होना चाहिए ना। अब क्या करूँगी, हटेगा कैसे? हाँ सही। दूसरा सुनो, ये आ जाओ, ऐसे बनेगा ना। क्या कर लूं? ऐसे कर लूं? अरे ऐसे ही समझ आ जाएगा इसमें। अरे वो और बेकार लगेगा वैसे। अच्छा लगेगा। डॉट वाली लाइन रुको, बस यार कितने तुम लोग हैं, ऐसा करो ऐसा करो। अरे क्या रुको, ये वाला कह रहे हो तुम? मुझसे कलाकारी दिखवा रहे हो, खाली क्रॉस पढ़ रहे हो? बताओ, कलाकारी दिखवा रहे हो? सही है, सही है। अब देखो इधर, सही तो होगा तो मैं भी थोड़ा फिल्म आ गया हूँ। चलो ठीक है, ये क्या स्केल है, मिट ना जाएगी। सही है, ये बन गया बेटा, ये बन गया। तो एक तरफ रखो मेल गैमेट, एक तरफ रखो फीमेल। तो हमने क्या क्या देखे बताओ, फिर से बताओ। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखा था एक बार। दूसरा क्या देखा था, कैपिटल वाई। तीसरा और स्मॉल आर। ये तो लिए थे हमने एक तरफ का वेट, एक तरफ रख दो मेल, एक तरफ रख दो फीमेल। तो यहाँ भी रख दो ऐसे। क्या देखो, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई। समझ गए, गैमीट है। और तुम्हारे एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। अच्छा एक बात और बताओ मुझे, मैंने बोगनविलिया ऐसे क्रॉस करता हूँ बेटा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग वैसे निकाल नहीं पाओगे, इससे आसानी होगी अपन स्क्वायर से। ठीक है, तो अब आप लोग बताओ, अगर हम ये वाला लें, कौन सा लें, ये वाला, तो इसमें उधर से ये वाला, इधर से ये वाला। भाई ये वाला बॉक्स में ये तो आएगा, इधर से ये और इधर से ये। तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो क्या आएगा बताओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये तो आएगा, ये तो आएगा। अगले देखो इस वाले में क्या आएगा बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आएगा। इस वाले में क्या आएगा, देखो इधर से ये वाला और इधर से ये वाला। तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस वाले में कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये तो आएगा। किसमें? अच्छा सही सही, मैं सॉरी रुक जाओ। यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तुम लोग ने ऐसे करवा के किसमें? ये सही नहीं है, आप कभी मत करो, बस रहने दो। यहाँ देखो इसमें ये आएगा, रुक जाओ। अभी जब मैंने पहले बना लूं, ठीक है, फिर बताना मुझे क्या गलती है वहाँ पे। अरे ये हिल गया, सही है। तो क्या हुआ, वो नहीं हिलेगा, वो पूरा ही जाएगा, इधर जाएगा। अरे आप तो समझ नहीं पा रहे, इस वाले बॉक्स में यहाँ से ये लो, उधर से वहाँ वो लो। इस वाले बॉक्स में क्या लो बताओ, कैपिटल आर और ये इधर देखो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। मेनली है कैपिटल वाई को पहले लिखते हैं और स्मॉल को क्या लिखते हैं बाद में, और कैपिटल आर को पहले लिखो, स्मॉल आर को बाद में, क्योंकि डोमिनेंस तो कैपिटल कर रहा है ना। इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ क्या लोगे, ये लोगे कैपिटल आर और क्या लोगे स्मॉल वाई। यहाँ क्या लोगे बताओ, ये तो लोगे, सही है।
इसके बाद यहाँ देखो कैपिटल आर, ये तो लोगे। यहाँ क्या लोगे बेटा? स्मॉल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे ये तो लोगे, और यहाँ पे स्मॉल आर। अब ये कंडीशन मिली, यहाँ पे देखो ये इसके हमें इतने रूप मिले कि कौन कौन से प्लांट बन सकते हैं, समझ गए आप लोग। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं फिनोटाइप देख रहा हूँ, क्योंकि इसका फिनोटाइप बहुत बड़ा होता है, अगर हम फिनोटाइप देखें बेटा तो यहाँ पे देखो ये तो चलो देखो, ये वाला बताओ प्लांट कैसा होगा? राउंड, राउंड हो जाएगा और हो जाएगा येलो, ये तो होगा। ये वाला राउंड येलो नहीं होगा क्या? ये वाला भी, ये कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो उसे समझ में आ रहा होगा सर ये राउंड येलो कैसे होगा? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेटा कैपिटल आर हमेशा डोमिनेट शो करेगा, तो कैपिटल आर का मतलब राउंड होगा, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई क्या करेगा? डोमिनेट शो, इसीलिए कैसा होगा? येलो। सही, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल प्लांट होता था, ऐसे। ये वाला बताओ कैसा? अब जरा बताओ, ये वाला कौन सा है? राउंड येलो। ये वाला कौन सा है? ये राउंड येलो नहीं है, ये नहीं है राउंड येलो। तुम लोग हल्के तो बोलो, ये भी तो है राउंड येलो, ये भी तो है, इतने हैं राउंड येलो, समझ गए आप लोग? इतने हैं। अब देखो यहाँ पे तुम लोग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ऐसे अगर त्रिभुज बनाओ त्रिभुज बन जाएगा। देखो बन गया त्रिभुज। और जो जो कट रहे हैं वो कैसे होते हैं? राउंड येलो। कैसे होते हैं? तो राउंड येलो हमें कैसे कितने मिले बेटा? राउंड यहाँ आ नहीं पाएगा, ये किधर मिलेंगे? चलो बात कर लेंगे, ध्यान रखना। राउंड येलो हमें कितने मिले बेटा? 9। दूसरा देखें, अब हम लोग देखते हैं कौन सा, ये देखें ये कौन सा? रिंकल्ड येलो। तो ये है रिंकल्ड येलो, एक ये है देखो रिंकल्ड येलो, और एक कौन सा होगा? ये कौन सा है? ये भी देखो त्रिभुज बन रहा होगा, बस बीच वाला छोड़ देना खाली, बन रहा है देखो त्रिभुज। सही है। और अब क्या बचा तुम्हारा? ये राउंड ग्रीन। तो रिंकल्ड येलो तुम्हारे कितने हैं बेटा? 3 आए, ठीक है। इसके बाद देखो अब तुम्हारा क्या बचा? राउंड ग्रीन। तो ये है राउंड ग्रीन, ये चेंज कर दूं, ये देखो ये बेटा कौन सा है? राउंड ग्रीन। सही नाम, वो नाम भी ऐसे रहा है ना, ग्रीन। दूसरा तुम्हारा कौन सा है राउंड ग्रीन? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये राउंड ग्रीन, और एक ये है। और यहाँ भी देखो ये देखो त्रिभुज बन रहा होगा, देखो बन रहा है। तो राउंड ग्रीन कितने आए? राउंड ग्रीन आए 3। और अब तुम्हारा बचा एक ही खाली, और जो बचा है अब यहाँ त्रिभुज बना, ये भी त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे रिंकल्ड ग्रीन जो है वो कितने आए बेटा? 1। इसीलिए रेशियो आता है 9:3:1। और मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपको, अब देखो राउंड येलो भी मिला, तुम्हें राउंड ग्रीन भी मिला, रिंकल्ड येलो भी मिला और रिंकल्ड ग्रीन भी मिला, और जिसका रेशियो आया 9:3:1। मेंडल ये समझाना चाह रहे थे। अब देखो एक बात, तुमने स्टार्टिंग में जो पेरेंटल जनरेशन ली थी, पेरेंटल जनरेशन, उसमें ये बताओ मुझे कि हमने पेरेंट्स के लिए एक पेरेंट्स लिए थे राउंड येलो, और एक पेरेंट्स लिए थे हमने रिंकल्ड ग्रीन। लेकिन जब हम इस जनरेशन में आए, यहां से कुछ कर ले लो, सही चलो यहाँ देखो, जब हम यहाँ पे आए एक, तो हमने देखा कि रिंकल्ड के साथ येलो भी बन रहा है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी, वो सॉरी राउंड के साथ ग्रीन भी। हमें ये वाले कैरेक्टर के नए नहीं मिले, न्यू कॉम्बिनेशन। वो पूछ सकता है, ये देखो वो क्वेश्चन पूछ सकता है नीट में कि बताओ न्यू कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या होगा, तो वो कितना होगा? रेशियो सिंपल में आता है हमेशा 1:1, जो हमें मिले थे नए कॉम्बिनेशन। ये पूछ सकता है कि नए कॉम्बिनेशन कौन से मिले,
तो हमें मिले रिंकेड येलो रॉन ग्रीन। जो नए कॉम्बिनेशन है 3:3 में, अगर ऑप्शन में ना हो तो वहां पे लेना A/A। समझ गए? तो ये तुम्हारा था क्या, डाइहेब्रिड क्रॉस। एक हाँ ये किसका फोन लगा हुआ है? तुम्हारा है? किसका? हो गया चार्ज? इसी पे बोल रहा है ऐसे बोल रहा है। हो गया तो चलो ठीक है बेटा, ये बताओ मुझे, ये तो अच्छा लग रहा है ना? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सिंपल सा कि ये तुम्हारा क्या है, डाइहेब्रिड क्रॉस। और एक बार आपको एक पता होना चाहिए डाइहेब्रिड क्रॉस कैसा होता है, क्या क्या होता है इसमें। तो ये क्लियर हुआ? तो एक बार इसे देखो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा इसे, ठीक है? एक बार देखो। क्या है अभी बोल रहा है ये टीवी बंद करना होगा क्या? बेटा तुम लड़कों को ध्यान रखना, अगर शादी करो तो यही लेना, सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। टीवी में मांगना कि एलईडी दे दो, मान लीजिए एलईडी क्या करोगे, ये मांगना आराम से मस्त एकदम लगाना रूम में हैं। अरे बच्चों के लिए काम आएगा, पढ़ने के लिए काम आएगा। आजकल बच्चे सब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, वो सब काम आएगा नहीं आएगा? एक वाईफाई लगवाओ, बस पढ़ाई करो आराम से बैठ के, है ना? इसकी कॉस्ट पता कितनी होती है? कॉस्ट अच्छी होती है इसकी, 1.5 लाख या 2 लाख के मिलेगा। लड़की वाले कहेंगे हम बाइक दे देंगे। लेकिन इससे फायदा क्या रहेगा, आपके बच्चे पढ़ सकते हैं फ्यूचर में, और दूसरा क्या है कि घर पे भैया बहन पढ़ सकते हैं बैठ के, वो सब फायदा रहेगा। मैंने एक बार इसमें मूवी देखी थी, बहुत अच्छा चल रहा था, मजा आ रहा था देखते हुए। चला दीजिए। अरे देखो, आप लोग डायरेक्ट क्लास समझ गया बेटा सभी लोग? चलो कहीं नहीं चलना है। देखो पहले समझ लेते हैं फिर से एक बार देख लो जल्दी से। देखो हमने पहले क्या किया, राउंड टेलर लिया पेरेंट 1 और पेरेंट 2, सही है? एक पेरेंट किया राउंड टेलर डोमिनेंट केस में, एक पेरेंट लिया रिसेसिव केस में। यहाँ पे मैंने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिया। हमें जो राउंड येलो कंडीशन मिली, हेटेरोजाइगस F1 जनरेशन में, और वो जनरेशन कौन सी बेटा? F2। कौन सी है? तो यहाँ पे देखा हमने F1 जनरेशन में हमें क्या करवाना है, सेल्फिंग। क्या करवाना है? तो हमें क्या करवाने पड़ेंगे, गैमीट बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? गैमीट। और गैमीट बनाओगे तो यहाँ पे गैमीट मैंने तरीका बता दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, कैपिटल आर स्मॉल आर लिखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है?
क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? अगर आप क्या अब एक बार बता दूं फिर जाएगा तो अगर वैसे गैमेट ना बनाओ तो क्रॉस करवा दो, इसके बीच, इसका इसके बीच, इसका इसके बीच और इसका इसके बीच निकल आएंगे गैमेट। ठीक है। दूसरा देखो अगले कह रहा है बेटा अब आपको क्या करवाना है, गैमेट रखो एक तरफ क्या मेल और एक तरफ ये फीमेल है वो मेल है। ठीक है, एक तरफ फीमेल एक तरफ मेल, गैमेट रख दिए। क्रॉस इसमें क्यों करवाया हमने, क्योंकि वहां पे बहुत करना पड़ता है, वैसे क्रॉस करवा के हमें आसानी से मिलते नहीं ऐसे रेशियो, ऐसे मिल गया पर यूनिट स्क्वायर से। और हमने देख लिया कि रेशियो क्या आया है, 9 रेशियो 3 रेशियो 1। हमने एक प्लांट लिया था राउंड येलो, एक लिया था रिंकल्ड ग्रीन, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन क्या मिला, राउंड के साथ ग्रीन और रिंकल्ड के साथ येलो। जो नया कॉम्बिनेशन था वो था 1 रेशियो 1, जो एक्यूरेट था वो 3 रेशियो 3 था, लेकिन रेशियो को हम सिंपलीफाई लिखते हैं तो इसीलिए 1 रेशियो 1। क्लियर हो बेटा? तो ये था तुम्हारा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो किताब तो टाइम देखना कितना हो गया, किताब कर ली 10 बच्चे हैं अभी। अरे 5 मिनट हटा दो यहाँ देखो। तो बेटा ये बताओ ये क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसी बातें करते हैं ना गधों वाली। चलो तो यहाँ देखते हैं बेटा, देखें देखो यहाँ पे उन्होंने यही तो किया है, क्या किया है बताओ उन्होंने, क्या होगा यहाँ देखो बेटा। एक तो ये बहुत बोल रहा है कि एक हट रहा है, चल नहीं रहा है, हटा दे। सही, चलो याद देखो बेटा यहाँ पे बताओ हम लोगों ने क्रॉस तो देख लिया। देखो यहाँ समझा दे रहा हूं मैं। सबसे पहले पेरेंटल में क्या लिया, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिया। यहाँ इन लोग गैमेट बनाए तो क्या बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ बनेगा स्मॉल आर। जब यहाँ पे आपको बताओ देखो इन्होंने क्रॉस नहीं करवाया है, आपको तभी होनी चाहिए कि जब यहाँ पे हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी तो हमेशा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा, यानी कि हमें मिलेगा राउंड येलो। जैसे से पहले किस तो नहीं मिलता ना, तो क्या मिलेगा, राउंड येलो। यहाँ हमने सेल्फिंग कराई, और सेल्फिंग जब कराई तो बेटा यहाँ पे हम गैमेट बनाए पहले, और गैमेट बनाने के बाद हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। क्या करा दिया, क्रॉस। और जब हमने क्रॉस कराया तो हमें मिला कि 9 मिले राउंड येलो। ये वाले कौन से थे, ये वाले तुम्हारे थे राउंड येलो। हाँ ये सही नहीं बता रहा, सही है वैसे टाइप का है, ये थोड़ा अजीब टाइप का है, ये ऐसे टाइप का है। ये देखो ये तो है, बैठ जाओगे, ये तो है ठीक है। क्या सीधा, रहने तो समझ आ गया, बस रहने दो। तुम लोगों से मैं कहने जाता हूँ। हाँ तो दिख रहा है तो रहने दो, तो चलो सही है। हाँ मुझे दिख रहा है, तुम समझ गया तुम क्या कह रहे हो। बताइए क्या कह रहे हैं। तुम लोग ये कह रहे हो सर सबके अलग अलग कलर हैं दिए हुए, ये सब सब दिख रहा है। हाँ समझ गया आप समझा। कितने बड़े करने वाले हैं कि ये जलाती बात मानने के लिए ऐसे कर रहे थे। यहाँ देखो 9 मिल गए हमें राउंड येलो, 3 मिले कौन से, राउंड ग्रीन, 3 मिले रिंकल्ड ग्रीन येलो, और 1 मिला रिंकल्ड ग्रीन। क्लियर हो बेटे? ये था तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। और इसको हम लोग पढ़ेंगे तो कल ही से पढ़ेंगे डिटेल में, फिर मजा आएगा। अभी तो हम लोगों को ये सब पढ़ने के लिए कोई वो नहीं है, ये हम लोग फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सुन लो पहले, और कल हम एक बेटा बोलूंगा तभी, और कल हम एक थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ मंडे को। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग छुट्टी मत करो, कोई भी जेनेटिक्स चल रही तो ठीक है, बकाया जिम्मेदारी मेरी कि आप लोग कैसे जेनेटिक्स सिखाना है। ठीक है, कल मिलते हैं।
सुबह काम करने